गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेहद स्वागत है आपका चाय स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारा फर्स्ट कंटेंट आता है पंचवर्षीय योजना। भाई ये पंचवर्षीय योजना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके इकोनॉमिक में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है और ज्योग्राफी में भी है, तो इसे आपको ध्यान से ही समझना होगा। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में दो मॉडल थे, एक था समाजवाद, दूसरा था पूंजीवाद। ये और फिर जो भारत के जितने भी नेतृत्व करता थे, उन्होंने हमारा जो नया एक आर्थिक तंत्र बनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। एक क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत का जनक यहाँ पे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, वन वर्ड का है, बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक ये वाला मेरे को भी समझ में नहीं आया था कि ऐसा भी कुछ था, ऐसा नाम पहली बार पढ़ा है मैंने। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो लिखी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा लिखी गई थी। समृद्धि मॉडल पर आधारित थी ये। और जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, उनको भारत का योजना शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट मैंने इसमें से बता दिए हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ना बोरिंग लगता है। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 1950 में नियोजन विभाग या योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग का गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना का युग प्रारंभ हुआ था। योजना आयोग के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन करने के उपरांत संसद से पारित कर पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। भाई देखो, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, उसी ने ये चलाया था। ठीक है, पंचवर्षीय 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, माइंड में सेट कर लो या कहीं नोट्स बना लो। फिर आता है हमारा कि पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य बताओ, क्या उद्देश्य है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इसमें एक टॉपिक और है कि नियोजन करना। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। ऐसी ये नियोजन से प्लानिंग करके ही पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना का यानी 5 साल के लिए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 साल के लिए बनाई, तो पहले वर्ष में शिक्षा पर ध्यान देंगे, दूसरे वर्ष में स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर, तीसरे वर्ष में उद्योगों को स्थापित करेंगे, उद्योगों पर ध्यान देंगे, चौथे वर्ष में मतलब ऐसे बहुत सारी हमारी रणनीतियाँ होती हैं जिन्हें इस तरीके से लागू किया जाता है। तो इसके उद्देश्य बताएं, उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता
और सामाजिक समानता, ये 4 हैं। अब यहाँ पे 4 हमें बहुत एक्सप्लेन करके भी बताए गए। पढ़ते हैं क्योंकि आता है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य बताओ। अगर ये 6 मार्क्स में आ गया तो हमें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। समृद्धि से तात्पर्य देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। ठीक है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, यानी देश में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितने लोग उन्हें उपभोग कर रहे हैं, इन सब में जो वृद्धि हो रही है वही देश की समृद्धि को बढ़ाती है। अर्थात उत्पादक पूंजी तथा या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृद्ध स्टॉक उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। जीडीपी, क्या समझते हो जीडीपी से? एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं जीडीपी। एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और कितना ज़्यादा उन्हें उपभोग किया गया है, वो होती है जीडीपी। सेकंड टॉपिक है आधुनिकीकरण। क्या होता है आधुनिकीकरण? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीक स्वीकार किया जाता है। नई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई तकनीक का प्रयोग आधुनिकीकरण है। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों के बजाय नए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए। इसका अर्थ केवल नई तकनीक के प्रयोग से ही नहीं जुड़ा, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में भी परिवर्तन भी है। जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थीं, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा है। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। आधुनिकीकरण यही है, मतलब यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि महिलाओं को पहले वो घर का काम ही करती, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती हैं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। मतलब यही तो है आधुनिकीकरण की एक अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा कि खेतों में पहले लोग नेचुरल खाद का यूज़ करते थे, आज के टाइम में बहुत रासायनिक खाद है, बहुत तरह के केमिकल हैं, इसी वजह से। फिर है आत्मनिर्भरता। राष्ट्र की समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग। सब उत्पादित संसाधनों का उपयोग। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था और अन्य राष्ट्रों से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है, उनका आयात हस्तोत्साहित किया गया। इस नीति में मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया और ये आवश्यक भी थी। एक नए स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता संभव होती है क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता हमारे संप्रभुता को प्रभावित करती है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना। फिर समानता का अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र
के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीबी तबके तक नहीं पहुंचती, गलत टाइपिंग मिस्टेक है, गरीबी तक नहीं पहुंचती है, तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को होता है। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे कि वह आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। अब सुनो, समानता। यहाँ ये एक क्या था कि जब मतलब कृषि की जा रही थी, स्वतंत्रता के बाद बहुत अकाल था देश में, तो जो भी धनी लोग थे, जमींदार थे, उन लोगों के पास पैसा था, वो अपनी जो खेती करते थे सही करते थे, अच्छे बीज डालते थे, उनके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। बाकी जो गरीब किसान थे उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं, मतलब अच्छे बीज का यूज़ नहीं कर सकते थे, और फिर उनका जो फसलें होती थी वो भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। सबकी मतलब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास होना चाहिए। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है? भोजन होता है, आवास होता है, कपड़ा होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब ये शिक्षा भी बहुत ज़रूरी हो गई है। वर्तमान परिदृश्य में नियोजन का स्वरूप व नीति आयोग, ये हमारा लास्ट है। बिल्कुल छोटा करके आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, वरना ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मेरे पास एक TR जैन की बुक है, मैं अगर उससे पढ़ाती तो ये बहुत चैप्टर बड़ा है, लेकिन आपको मेन पॉइंट समझाने हैं इस चैप्टर के। क्यों फालतू की बातें दिखाना? सही बात है। तो जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत के स्वरूप परिवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार हेतु थिंक टैंक, सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करना, सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ये इसके काम है। किसके? नीति आयोग के। अब आपको बता दूं मैं कि यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो तो ये होने वाला है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये होने वाला है कि ये आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। आपसे नियोजन क्या होता है, नियोजन का अर्थ पूछा जा सकता है, नियोजन के क्या लाभ होते हैं। तो नियोजन के लाभ यही होते हैं कि मतलब आत्मनिर्भरता हो, नियोजन के लाभ पूछे गए। तो नियोजन के लाभ में क्या होगा? नियोजन का लाभ कि वर्तमान के संसाधनों को ध्यान में रखकर, नियोजन का अर्थ है कि वर्तमान के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विश्व के कुछ लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। और आपका ये एक वर्ड और आता है, चक्रीय पंचांग योजना। तो कंफ्यूज नहीं होना, चक्रीय पंचांग योजना पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ा ज़रूरी है कि पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी क्या थी, हमें पढ़ना है ये। तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से
1956 तक। ठीक है, माइंड में सेट कर लो भाई डेट। भारत में पहली पंचचक्र योजना 1951 में शुरू हुई। यह योजना 1956 तक चली। ठीक है, इस योजना के मुख्य योजनाकार थे के.एन. राज। ये भी माइंड में सेट कर लो कि के.एन. राज पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य योजनाकार थे। उद्देश्य क्या थे इस योजना के? कृषि पर केंद्रित करना, देश को गरीबी से बाहर निकालना, भूमि का सुधार करना। दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 में शुरू हुई, 1961 तक चली। इस योजना के मुख्य योजनाकार पी.सी. महालनोबिस थे। उद्देश्य क्या था? बड़े पैमाने पर विकास करना, देसी उद्योगों, गलत टाइपिंग है यहाँ पे, देसी उद्योगों को बढ़ावा देना, को कम करना और अभिप्राय को बढ़ावा देना, गलत है। आधारभूत संरचना का विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। देश को, इसके उद्देश्य थे देश को भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ये नहीं लिखा है किसने करी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इसके उद्देश्य थे विकास की गति में वृद्धि करना, मूल्य स्थिरता बनाना। फिर 1974 से 1979 तक इसका उद्देश्य था जीवन स्तर में सुधार करना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। घटना निर्धनता घटना, इसका उद्देश्य था गरीबी दूर करना, असमानता दूर करना, गलत टाइपिंग कर रखी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इसमें था देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना। भाई देखो, हमारी जो इस चैप्टर में है ना, वो पहली, दूसरी और तीसरी है। ठीक है, पहली में कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरी में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, और तीसरी हमारी खाद्यान्न उत्पादन, जब क्या था कि पहले साल कृषि में ध्यान दिया, दूसरे साल उद्योगों में ध्यान दिया। तो जब उद्योगों में ध्यान दिया गया ना, तो फिर खाद्यान्न संकट आ गया था। ठीक है, क्योंकि 1960 से 66 तक 1961 से 66 तक क्या होता है कि 2 युद्ध हुए थे भारत के। हाँ, एक तो 62 में हुआ था, फिर 65 या 66 में हुआ था। तो फिर खाद्यान्न संकट आ गया था, तो इसीलिए ये कहा था कि देश को भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि कैसे खुद ही भोजन उत्पादन करेंगे, अच्छे बीज वगैरह प्रोवाइड कराना और रोजगारों के अवसर में वृद्धि करना। ठीक है, यही है मेन। आपको मेन टॉपिक मैंने सारे पढ़ा चुकी हूँ मैं। एक बार नीति आयोग के कार्य और देख लो। इन सभी सम्मान को देखते हुए सरकार ने योजना आयोग की समाप्ति करी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। आयोग नीति में योजना
आयोग की तरह संसाधनों का बंटवारा आयोग द्वारा नहीं बल्कि अब जिम्मेदारी देश के वित्त मंत्रालय को सौंपा गया। ये भी ज़रूरी है, जिस कारण संसाधनों से संबंधों की समस्याओं को समाप्त हो गई और ऑपरेशन काउंसलिंग में सभी राज्यों के विशेष अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को दिए गए उन राज्यों के प्रतिनिधित्व की समस्या को समाप्त हो गई। संरचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, गलत है। इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के मतलब क्या बोलूँगी, जनक बोलेंगे नहीं। यस, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको नीति आयोग की अध्यक्षता प्राप्त होती है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये अध्यक्षता प्राप्त है 2015 से। तो यहाँ ये आपका सारा टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका चैप्टर मैंने बहुत ही जल्दी फिनिश करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।